वालेकुम शफ़क़तुल्लाह भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत तो अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आप पहुंच गए स्लोवेनिया। बिल्कुल इंशाअल्लाह आ, अल्लाह के फजल से। अच्छा, मैं आप लोग से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ शफ़क़तुल्लाह भाई का। ये हैं पाकिस्तान से, जो कि एज अ स्टूडेंट आए हैं स्लोवेनिया। तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरा फ़र्स्ट सेशन है किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ। इससे पहले आपने जितनी वीडियो मेरी देखी हैं, जो कि रमन जोट के साथ थी, वो थे इंडिया से। तो ये हैं पाकिस्तान से। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं स्लोवेनिया स्टडी पर्पस के लिए। इंडिया से लोग हैं, उनका मेरे पास अभी भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं रिलेटेड टू स्टडी, जॉब, पार्ट टाइम। तो आई बिलीव कि जो ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस पाकिस्तान से स्लोवेनिया तक का, जो कि यहाँ स्टडी पे, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी जो कि इंडियन स्टूडेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली आप इसको पूरा देखिएगा, ठीक है? तो इसमें बहुत सी चीज़ें आप लोग की कवर हो जाएंगी। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हों जो पाकिस्तान से हों, उनका प्रोसेस लुधियाना यूनिवर्सिटी या मारीबुर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी चल रहा हो, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, प्लस जो इंडिया से लोग हैं उनके लिए भी। तो शफ़क़तुल्लाह भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने यार टाइम निकाला मेरे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान में थे तो स्लोवेनिया का कैसे आपके जहन में आया कि मुझे स्लोवेनिया जाना है स्टडी के लिए? असल में मैं तो ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी थी, फ्रांस थी, स्पेन थी, इसके बारे में सर्च कर रहा था। लेकिन एक दोस्त था मेरा हमज़ा, ओके। उसने मुझे बताया कि आप थोड़ी छोटी कंट्रीज़ जो हैं इन पे भी सर्च कर लें। तो मैंने स्लोवेनिया पे स्टार्ट किया सर्चिंग। तो स्लोवेनिया के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थे एजुकेशन की, एक्सपेंसेस तो वो बहुत कम थे। हालांकि उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इनकी जितनी है, सही। इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटी है। तकरीबन 200 के दरमियान इनके में आते हैं रैंकिंग में। सही। और इन यहाँ पे जो एक्सपेंसेस थी वो मैंने देख ली, वो भी बहुत कम थी। यानी अगर बंदा जॉब भी करे और स्टडी भी करे तो बहुत आसानी के साथ वो दोनों मैनेज कर सकता जी। है। तो इसी वजह से मुझे बहुत पसंद आया, इस पे मैंने सर्चिंग शुरू किया। एक यूनिवर्सिटी देखी, दूसरी देखी, लुधियाना, मोरीब्रो, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, कॉलेजेस थे, सब मैंने सर्च किए। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि स्लोवेनिया इज़ द बेस्ट चॉइस। ओके, गुड जी। इसके लिए तो पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर ली। कौन से डॉक्यूमेंट्स की? आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मैंने कर ली। अपने जिस बोर्ड से मैंने मैट्रिक किया था, FSC की थी, वहाँ से मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर ली। उसके बाद अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ वेरिफिकेशन आप किसे कह रहे हैं? वेरिफिकेशन यानी अटेस्टेशन, जो आप जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया हो, जिस बोर्ड से आपने FSC पास की हो, ठीक है, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने, ठीक है, उससे वेरिफिकेशन करनी है बोर्ड से। उनसे अपने ये भी कहना है कि मैंने जो वेरिफिकेशन करनी है वो IBCC के लिए करनी है, क्योंकि इस वेरिफिकेशन के बाद आपने IBCC से भी इसकी वेरिफिकेशन करनी है। अच्छा, ठीक है। पहले आपने बोर्ड से करवानी है जी, और उनको आपने बताना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ आपसे, वेरिफिकेशन, जी बिल्कुल, इसको मुझे IBCC से भी करवाना है। ओके, ठीक है। तो वो वेरीफाई कर लेंगे। इनवेलिड फॉर्मेट में आपको वो कुछ कोड्स भी देंगे, ठीक है, वो आप लेके IBCC ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ अपनी फ़ीस है, ठीक है, वो भी आप पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपकी और जो डॉक्यूमेंट्स है आपके ओरिजिनल और उसको फोटोकॉपी वो भी आपने जमा करनी है, ठीक है। तो 1 हफ्ते के बाद वो वेरीफाइड होके वापस आएंगे, तो आप वहाँ से रिसीव कर लेंगे बोर्ड ऑफिस से, IBCC से। जी, IBCC से, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस जो आता है, अभी अगर आपने बैचलर के लिए, यानी जो FSC के बाद हम पाकिस्तान में BS कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैचलर कहते हैं, उसके लिए अगर आपने एडमिशन करनी है तो उसकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है अप्रैल से। अभी जैसे 2023 का अप्रैल आ रहा है, जी बिल्कुल, 2023 का अप्रैल आ रहा है, तो उसमें आपके ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, बैचलर के। और मास्टर के भी इसी अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनके 3 पीरियड्स होते हैं, तकरीबन अप्रैल से स्टार्ट होके अगस्त के लास्ट तक होती है। अच्छा, 3 पीरियड्स होते हैं जी। हर पीरियड्स के अलग-अलग दिन है, तकरीबन 35 दिन से 40 दिन तक पीरियड्स होते हैं। इसमें प्रोसेस होता है, आपने एप्लीकेशन जमा करना होता है, ठीक है, एक स्टडी पोर्टल है उसी पे, तो EVS
पोर्टल स्लोवेनिया। अच्छा, ये जो पोर्टल बता रहे हैं ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं मेंशन कर जी, दूंगा। तो उसी पे आपने जाकर अकाउंट बनाना है, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। उसके बाद आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करनी है। फिर आपको एक्सेस मिलेगी स्लोवेनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा, पूरी स्लोवेनिया में? ओके उसकी एक्सेस मिलेगी थ्रू दिस प्रोफाइल, दिस अकाउंट। ओके जी, ओके। तो आप वहाँ से जाकर यूनिवर्सिटी में जाकर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो आपका अकाउंट बना है, आपका जितना जो एजुकेशन वो है इंफॉर्मेशन वे ऑलरेडी आपने प्रोफाइल में दिए हुए होते हैं। ओके ओके। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, डीएमसी है, ये वेरीफाइड हो, उसके साथ मोटिवेशन लेटर है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी है। ओके। वो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन वो यूनिवर्सिटी वाले से जब आप ईमेल कर लें तो वो आपको उनकी पैटर्न बता देंगे। सही। उनमें कुछ चीज़ें होती हैं, यानी जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया हो उसी बोर्ड का नाम और उसी बोर्ड का वेबसाइट और उसी ही बोर्ड का जो है जिस कंट्रोलर हो, जो एग्जामिनेशन सेक्शन हो, उसका ईमेल एड्रेस। अच्छा अच्छा। हाँ, ये ईमेल इसलिए होते हैं कि इनके ज़रिए वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे दोबारा जिस यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। समझ गया। सही सही। तो इसके बाद स्टार्ट होता है अपना इनका जो प्रोसेस है यहाँ स्लोवेनिया में? यहाँ स्लोवेनिया में। ओके। आप जब इनको जमा कर लें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें सही। उसी एप्लीकेशन साइट पे, तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। इनकी अपनी कमेटी होती है, वो डिसाइड करते हैं। इस पे तकरीबन आते हैं, फिर 15-20 दिन इन पे लगते हैं। जब वो डिसाइड कर लेंगे तो आपको एक वो मिलेगा, रिकग्निशन सर्टिफिकेट मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ हाँ, से? यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम आपकी एजुकेशन जो है वो रिकग्नाइज कर ली है। ओके। हाँ, लेकिन इससे एक बात और याद रखनी चाहिए कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वो कर लें, जमा कर लें एप्लीकेशन में, तो वो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन में आपने जो इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, जिन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से आपने जो एजुकेशन हासिल की है पाकिस्तान में, सही। उसमें ये स्लोवेनिया वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेज है, वो इनको ईमेल करेंगे। हाँ, आपकी डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेंगे यूनिवर्सिटी से। तो आपने उनको कहना है कि जब आप ईमेल भेजेंगे उनको तो सीसी में मेरा एक ईमेल भी भेजें, ताकि आपको भी पता चले कि आ जाए कि वो उनको ईमेल कर चुके हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर पता चलेगा, फिर आप बोर्ड जाएंगे, उनको कहेंगे कि आपको मेरी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आया है, सही सर उसकी रिप्लाई आप दे दें। तो आप उनको जाकर वो उनका रिप्लाई देंगे कि बिल्कुल ये स्टूडेंट ओरिजिनल है, उसने यहाँ से डिग्री की है, तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, सही। हाँ, तो उसके बाद इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है। कमेटी बैठती है उन पे वो एडमिशन का प्रोसेस जो चलता है, जो आपको एडमिशन देंगे, डिसाइड करेंगे। स्लोवेनिया वाले स्लोवेनिया यूनिवर्सिटी वाले, लुबियाना है, मोरिबोर है। सही 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 जी, तो वो आपको जब वो करेंगे, आपका जितना एजुकेशन है वो पहले उनकी रिकग्निशन करती है कि बिल्कुल आप जिस स्टडी पे आ रहे हैं ना, ये हमारी यूनिवर्सिटी के मुताबिक है, मद्दे मुकाबिल है कि नहीं। अच्छा अच्छा है जी। तो अच्छा, आप किस बेस पे आए? आप कौन सी स्टडी कर रहे हैं? आप ये भी ज़रा बता दें। अब बैचलर पे जा रहे हैं। अच्छा, अभी बैचलर की बात। अच्छा ओके। जी जी, सही। यानी एफएससी आपने कर ली, आप बैचलर पे आ रहे हैं। ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स वो कंपेयर करेंगे अपनी एजुकेशन के मुताबिक। सही। ठीक है, सब्जेक्ट तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है कि इसी सब्जेक्ट में मैं एडमिशन ले रहा हूँ। ओके। ठीक है, बिल्कुल। तो वो आपको पहले रिकग्निशन सर्टिफिकेट देंगे। ओके। ठीक है, तो रिकग्निशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपका तकरीबन 50% चांसेस है, 50 से 70% चांसेस है। फिर उसके बाद आप तकरीबन 5-6 दिन के बाद आपका पक्का डिसीजन आएगा, जो कि एक्सेप्टेंस लेटर होता है। उसमें रिजेक्शन भी होती है, लेकिन रिजेक्शन बहुत कम होती है। सही सही। हाँ, तो वो उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेंगे, जिस तरह के आपका एक फ़र्ज़ी रजिस्ट्रेशन है, उसके साथ आपको कहेंगे
कि मतलब आपका एडमिशन हो चुका है, आप फ़ीस पे कर लें, फिर हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भेजेंगे, इनरोलमेंट लेटर जिसको कहते हैं। अच्छा, ओके, हाँ, सही। तो वो आपको जब आप फ़ीस पे करेंगे तो वो आपको वो लेटर भेज देंगे, उस लेटर की बेस पे आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी में। और दूसरी बात ये कि एप्लीकेशन की फ़िलहाल कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन जब आपकी एडमिशन हो जाए, ये सेफ्टी साइड पे है कि यानी आपके पैसे ज़ाया ना हो। हाँ, ओके। हाँ, तो ओके। आप एप्लीकेशन देने के टाइम, अप्लाई करने के वक्त आपने कोई फ़ीस जमा नहीं करनी है, लेकिन जब एडमिशन हो जाए तो वह आपको तकरीबन कुछ 54 यूरो है। अच्छी एडमिशन से आप ये कह रहे हैं जब इनरोलमेंट लेटर आपको मिल जाएगा हाँ, उस टाइम हाँ, आपने और फीस देनी आपने है। फ़ीस एडमिशन फ़ीस जो होती है 4000 यूरो मास्टर की है। अच्छा, और जो पूरा basically- उनका सेमेस्टर है उसकी आप हाँ, फीस बता रहे हैं, ठीक है। पर ईयर, पर ईयर, यहाँ पे पर ओके। ईयर के हिसाब है। तो वहाँ पे जो है ना वो आपने फ़ीस भी, एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो भी आपने जमा करनी है। लेकिन अगर कोई बंदा रिजेक्ट हो जाए तो उसने कोई एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं की तो आपके पैसे मतलब है कि ज़ाया अच्छा नहीं अच्छा, मैं समझ गया। वो जिस जी, टाइम बेसिकली अपनी प्रोफाइल बना रहा होता है, जी, जो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करता है जी। स्टार्टिंग में, ऐसे ही है जी ना? जी बिल्कुल। उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं जो आप कह रहे हैं डिसीजन, हाँ, recognize- डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेने से पहले आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस अगर जमा आप इन नहीं केस करनी रिजेक्ट भी हो जाता है हाँ, आपका तो केस, आपके तो आपको पैसे ज़ाया नहीं ज़ाया नहीं होते क्योंकि आपको उस वो टाइम जमा 54 नहीं यूरो करने थे। होते। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इन्होंने प्रोसेस जो बताए हैं, जो एफएससी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इसको थोड़ा समअप कर रहा हूँ कि बोर्ड से आपने वेरीफाई करवाने, आईबीसीसी से करवाने, IBCC से। उसके बाद एहतियातन आप मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स से भी अगर अफेयर से, करवाना चाहें जी। तो वो भी आप करवा लीजिएगा। बिल्कुल, वो भी कर लें, वो मिनिस्ट्री भी ऑफ कर फॉरेन लें, अफेयर्स मिनिस्ट्री वो फॉरेन मस्ट अफेयर्स करवा लें। वहाँ से करवा लें आप। उसके बाद ये जो इन्होंने पोर्टल बताया ईवीएस, EVS ईवीएस में जाके आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, ठीक है। जी। उसी के अंदर आपको अपना सब्जेक्ट, सारी चीज़ें चूज़ करनी होती हैं, हाँ, जो कि उसके बाद आपका ये जो आप कह रहे हैं रिकग्निशन लेटर Recognition आता है उनकी तरफ से, लेकिन उसमें आपको ये मोटिवेशन लेटर हाँ। और क्रोनोलॉजिकल जो आपका वो है वो डिस्क्रिप्शन application है, में वो जमा भी करनी जमा है करना आपने। होता है आपको लाजमी, ठीक है। तो ये बैचलर के लिए हो गई आमिर भाई। सही। अभी मास्टर के लिए जो है, जो स्टूडेंट्स मास्टर के लिए आते हैं उन्होंने भी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स जो ठीक है। वो उनकी वेरिफिकेशन करनी है, जिस तरह की वो बैचलर के लिए जो okay. की थी, सेम टू सेम ओके। फ्रॉम बोर्ड टू IBCC एंड देन फ्रॉम फॉरेन अफेयर। उसके बाद आता है आपके पास बैचलर के यानी मास्टर की डिग्री है, तो पाकिस्तान में जो आपने जो मास्टर किया हुआ है यहाँ पे वो कंसिडर होता है बैचलर का। ओके, सही। तो अपने वो उस डिग्री की भी वेरिफिकेशन करनी है, डिग्री और DMC की HEC से। अच्छा, वो HSC से होगी। HEC ओके, से होगी, सही। ठीक है। ये एक स्टेप आगे है थोड़ा सा, ओके। एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो FEC के बाद एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन हाँ, से ओके। HEC से वो होता है। सही। तो HEC से आपने वेरिफिकेशन करनी है उसकी अपने डॉक्यूमेंट्स की। वो पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो आपको डेट देगा, उसी डेट और टाइम पे आपने जाना है और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने तकरीबन 1 घंटा लगता है। हाँ, ओके, 1 घंटे में वो वेरिफिकेशन कर लेंगे, सही सही। तो वो हो गई। फिर जब वहाँ से वो वेरिफिकेशन कर लें बैचलर की डिग्री की, जो आपने पाकिस्तान में मास्टर किया हो या BS किया हुआ, तो उसके बाद आपने वो भी फॉरेन अफेयर जो होता है ना, फॉरेन ऑफिस से, मिनिस्ट्री फॉरेन उससे अफेयर्स भी वो अटैच टेस्ट करवा लें। यानी FSC की, मैट्रिक की और जो अपने हायर एजुकेशन किया है मास्टर की या BS, उन सब की आपने फॉरेन अफेयर से वो अटैच करवाना है, अटेस्टेड करवानी है। सही सही सही। तो ये यहाँ पे हो गई। तो मास्टर का भी बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस है, सेम वो यहाँ पे इनके same डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आएंगे, बिल्कुल। रिकग्नाइज होंगे, हाँ, समझ रिकग्निशन गया, होंगे, रिकग्निशन होगा, सॉरी। बिल्कुल। उसके बाद इनको एक्सेप्टेंस जो Acceptance, एनरोलमेंट लेटर है वो बिल्कुल, मिल वो जाएगा। भी बिल्कुल इसी तरह है, बैचलर की तरह है वो भी। टाइम पीरियड भी एक है, 3 पीरियड्स होते हैं एडमिशन के, मास्टर की भी, यानी अप्रैल से स्टार्ट होके अगस्त में तकरीबन ख़त्म होते हैं। हर पीरियड के 35 से 40 दिन होते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, उसी में आपने उसी तरह वो डिसीजन लेते हैं, उस तरह आपको रिकग्निशन लेटर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात नोट करनी चाहिए कि अगर पहले पीरियड में आप रिजेक्ट हो जाएं तो आपको एक रिकग्निशन लेटर जो मिला वो होता है ना, वो अपने पास रखें, आप दूसरे पीरियड में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये डर तो नहीं होगा जो उन्होंने फीस जमा की है 4000 जो भी है सेमेस्टर की जो फीस है? ये बाद में आती है। अच्छा, ये बाद में, बाद ओके में। ओके। लेकिन अगर आप दूसरे पीरियड में रिजेक्ट हुए तो आप उसी बेस पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले यानी रिकग्निशन सर्टिफिकेट मिले, उसी बेस पे आप 3rd पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और इस एप्लीकेशन की कोई चार्जेस नहीं है, Free of cost। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़बरदस्त। चार्जेस जो है वो सिर्फ
जब आपकी एडमिशन हो जाए, आपका Enrollment जब आपको- एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए, ठीक है, तो उसी टाइम आपने वो करना है। वो सेफ्टी साइड दे रहे हैं आपको हाँ, कि आपको ओके। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं जमा करनी है, क्योंकि एडवांस में कोई पेमेंट नहीं देनी कोई है आपने। पेमेंट नहीं देनी। जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए, ठीक है, वो प्री एक्सेप्टेंस लेटर जिसे कहते हैं बैचलर की तरह, तो आपने फ़ीस जमा करनी है। उसी एडमिशन फ़ीस जो होती है 4000 यूरो की होती है, मास्टर की 4000 यूरो है और बैचलर की कम है ओके, जी, पर ईयर है, समझ गया। 1 साल की। तो उस वक़्त आपने उस 2021 में तो 54 यूरो, तो अब शायद बढ़ाया होगा कि नहीं, तो आपने 4054 यूरो जमा करनी है अच्छा, जी। तो ओके। इसमें ये 54 यूरो जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस थी, और 4000 आपकी सेमेस्टर की पर ईयर पर ईयर पर ईयर जो पर ईयर जो आपकी वो फीस है वो आपने फीस जमा है। कर दी। जी अच्छा, उस केस में आप मुझे एक बता रहे थे कि आपने 2021 सितंबर में ना जी, सितंबर में मुझे आपने admission- फीस जमा- हाँ, मैंने आपने थर्ड पीरियड्स में एप्लीकेशन की फीस दी और 4000 आपने जमा की। सालाना जमा भी कर जी, दिए जी, फर्स्ट सालाना ईयर जमा की। की, लेकिन आप उस साल आ नहीं पाए, ऐसे आ ही था नहीं ना? पाए, हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको ये डर था कि यार अगले साल के लिए जो मुझे ये हाँ, क्या हाँ, कहते हैं बिल्कुल। वो ज़रा शेयर कीजिएगा इनसे। हाँ, तो मुझे ये डर था कि तो वीज़ा जो है वो मुझे शायद डिले हो जाए या कुछ और वो हो जाए, तो मसला तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने ईमेल की यूनिवर्सिटी को कि ये वीज़ा अगर टाइम इस वीज़े पे लगा या कुछ लंबा हो गया प्रोसेस, तो अगले साल के लिए फिर मैं फ़ीस जमा करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ऑलरेडी दे चुका। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इस साल आपको वीज़ा ना भी मिले ना, अगर डिले होता है डिले हो जाए ओके। किसी वजह से, तो आपका अगला साल जो है वो इनरोलमेंट हम फ्री देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, वो फीस मतलब आपको दोबारा देने की हाँ, जरूरत नहीं दोबारा है। देने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हाँ, क्योंकि मेरा जब वो हो गया वीज़ा जब मिल रहा था मुझे, तो मेरा इनरोलमेंट तकरीबन वो ख़त्म होने वाला था। हाँ हाँ, ओके। हाँ, इनरोलमेंट ख़त्म होने वाला, तो मैंने तो एम्बेसी वालों ने कहा कि हमें दूसरा इनरोलमेंट दे दे। अच्छा हाँ। अच्छा, ओके हाँ, ओके। दूसरा इनरोलमेंट दे दे। तो मैंने यूनिवर्सिटी को ईमेल की, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी ने दोबारा दूसरे साल के लिए यानी 2022 के लिए 2022 के लिए फ्री इनरोलमेंट दे दिया हाँ दोबारा। हाँ, ओके, हाँ, यानी फ्री ऑफ एडमिशन फ़ीस समझ गया। 4000 यूरो मैंने जमा नहीं किए, करेक्ट। तो वो दोबारा मैंने उनसे Enrollment letter लिया। लेटर लिया और वो embassy एप्रोना इनोता और एम्बेसी को भेज दिया। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे और बताएं, ये जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया आपके पास, जी। एनरोलमेंट जैसे आप कहते हैं, जी जी उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका एम्बेसी का होता है। जी बिल्कुल। वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये टेंशन होती है, आई बिलीव, जी कि यार एनरोलमेंट लेटर तो आ गया, बैंक स्टेटमेंट हमें कैसे मैनेज करनी है, हाँ। कितने पैसे हमें चाहिए हैं, हाँ बिल्कुल। ये ज़रा एक्सपीरियंस जी, शेयर करें। असल में 2021 में 402 17 402.25 इतने पर मंथ उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यानी आपके पास इतने पैसे हो पर मंथ, यानी आपके पास 402.17 यूरो एक महीने के लिए ख़र्चा हो, मल्टीप्लाई बाई 1 ईयर, मल्टीप्लाई बाय 12 कर 12 दें महीनों से, हाँ ठीक महीने। है। तो ये एक साल का वो क्या आपके आपका पास living- एक साल का खर्च एक्सपेंसेस है, Expenses खर्च हैं। हैं कि नहीं। तो 12 से आप डिवाइड कर लें 402 यूरो के, तो इसे जितना आता है उस यूरो में के हिसाब से आपने बैंक स्टेटमेंट बनाने हैं पाकिस्तानी करेंसी में। या अगर किसी का यूरो का अकाउंट हो अच्छा अच्छा, तो वो शो कर सकते हाँ हैं। वो शो कर सकते हैं, तो यही आप उनको शो कर सकते हैं, ये हाँ, बैंक हाँ। स्टेटमेंट जो। अच्छा, ये मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करूँ, ये जो 402 ये कह रहे हैं ना, जी ये स्लोवेनिया का शेंगन, स्लोवेनिया शेंगन में है। जी, जी, शेंगन बिल्कुल। वो है जी। स्टेट में। जी तो जर्मनी का डिफरेंट होगा आई बिलीव। जर्मनी हाँ, में मैंने सुना है उनका- कोई 900 कोई 1000 है हाँ पर मंथ बिल्कुल, आपने शो करने उनके होते हैं। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। स्लोवेनिया का बहुत कम है। तकरीबन मैंने जब बैंक स्टेटमेंट बनाया था तो पाकिस्तानी करेंसी में मैंने हिसाब लगाया तकरीबन 8,80,000 कुछ बनते थे, मतलब 9 8 लाख के करीब हाँ 9 लाख के करीब। तो ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, अगर आपके पास खुद पैसे ना भी हो तो आप इधर उधर के वो कर सकते हैं। आप उनको बैंक मैनेज स्टेटमेंट करके मैनेज आपने कर सकते भाई से ले लिए या हाँ, किसी बिल्कुल। रिश्तेदारों से ले लिए, रिश्तेदारों से ले लिए। आपने अकाउंट में उसको डलवाए, डलवा 8 से 9 लाख रुपए, बिल्कुल, वो ज़बरदस्त। स्टेटमेंट आप एम्बेसी में जमा एम्बेसी करवा में जमा सकते करवा सकते हैं। हैं। ग्रेट, जी। जबरदस्त। अच्छा, ये भी बताएं जो 3 महीने का आपका वो हो गया था, आपसे एक मिस्टेक हुई थी। हाँ हाँ, अच्छा एक इसमें एक बड़ी ये मिस्टेक मुझसे हो गई थी कि मुझे जब सितंबर में एक्सेप्टेंस लेटर 2021 सितंबर में। 2021 सितंबर में मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला, तो मैं थोड़ा डिले हो गया कि अकाउंट में थोड़े पैसे डालो और ताकि मैं निकालो। रोलिंग करूं। रोलिंग कर लो, सही। इस तरह पैसे निकालो, कुछ स्टेटमेंट बन जाए, लेकिन इनकी ज़रूरत होती नहीं है। बस आपका बैंक अकाउंट हो, ठीक है, 1-2 महीने में का उसमें पैसे अगर ना भी होना तो आप डाल दें।
मैं समझ गया। हाँ, बैंक स्टेटमेंट मिसाल के तौर पे मेरा फ्रेश अकाउंट है, बिल्कुल फ्रेश है, उसमें कभी 2000, 3000 या 5000, 10,000 आता है। बिल्कुल। अगर मैं किसी दोस्त यार से या फैमिली मेंबर से 2 लाख बड़ी अमाउंट डाले, ले फिर लेता हूँ 3 लाख डाले, इस तरह तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत हाँ। नहीं है। आप विद इन अ मंथ आप उसमें 8-9 लाख जमा करके जमा आप स्टेटमेंट निकाल के एम्बेसी में जाके बिल्कुल। सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी जमा करा दें। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने तो सोचा कि थोड़ा सा बैंक स्टेटमेंट बना लो। मैं मैनेज कर लूँ, हाँ, ये मैनेज अक्सर कर। होता है लोगों के हाँ, साथ। ज्यादातर एजेंट्स भी यही कहते हैं कि आप 3 महीने 6 महीने तक मैनेज करें, मैनेज कर तो लें। ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझसे इस तरह नहीं कहा कि बैंक अकाउंट जो है वो मैच्योर हो 6 महीने का हो या नहीं, क्योंकि इनका जो वीज़ा प्रोसेस है ना, एडमिशन और वीज़ा प्रोसेस के दरमियान टाइम बहुत कम होता है। कम होता है, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको जिस दिन भी आपको वो मिल जाए, इनरोलमेंट लेटर मिल जाए, उसी दिन ही आप वो कर लें एम्बेसी को। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट तैयार हो तो एम्बेसी को आप ईमेल कर लें। एम्बेसी को आपने को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो आपने उनको भेज देने हैं कि ये मुझे एडमिशन मिला है, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे अपॉइंटमेंट दे दे वीज़ा की उसके लिए। मैं समझ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, आइल्स का भी ज़रा क्लियर कर दें। हाँ, आइल्स की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, आइल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। आइल्स जो है वो मिनिमम 5.5 है, 5.5 यूनिवर्सिटी के लिए, और एम्बेसी के लिए भी लाजमी है आमिर भाई। अच्छा। हाँ, एम्बेसी के लिए भी आइल्स जो है वो बहुत लाजमी है। जब आप एम्बेसी में तो जो रिजल्ट आपका आता है आइल्स का, वो आपने यूनिवर्सिटी को देना ही देना है, तो वही आप एम्बेसी में भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक्सपायरी तो मेरे ख्याल से साल 2 साल तक होती है। एडमिशन प्रोसेस के दौरान आप एम्बेसी से पूछ सकते हैं कि मैं एडमिशन अच्छा, कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट आप पूछ सकते हैं कि मैं स्लोवेनिया में एडमिशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स आप बताएं। पहले से आप पूछ के रखें। बिल्कुल। तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, वो भी बताएगा कि इतना बैंक स्टेटमेंट चाहिए पर मंथ, ठीक है, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। वो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो उसका बताएगा, सही है, ठीक है। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट लेटर है, वो आपसे वो करेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए के साथ थोड़ी एक चीज़ और भी ऐड कर लिए कि अपने अब्बू से आप अब्बू के अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी पैसे रख पेरेंट्स सकते का भी हैं। यूज़ कर आपका सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स का। अच्छा, आप अपने केस में बता दें, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो की थी या आपने अब्बू की की? जी बिल्कुल। उसमें अब्बू की शो करवाने के लिए आपने क्या प्रोसेस किया था? तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, एफिडेविट जो होती है, स्टाम्प पेपर 100 का ले 50 का ले, तो उस पे अंग्रेजी में लिखना चाहिए अब्बू की तरफ से। वो बैठे होते हैं पाकिस्तान में कोर्ट वाले जो बाहर अब्बू की तरफ से कोर्ट से वो कर ले, उनसे आप वेरीफाई कर ले कि अब्बू की तरफ से कर ले कि मेरा बेटा है, मैं यूरोप भेज रहा हूँ स्टडी के लिए, स्लोवेनिया भेज रहा हूँ, मैं इनकी एक्सपेंसेस जो है ना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इनको ख़र्चा दूंगा, ठीक है। तो बस इसी बेस पे आपने उसको उनके साथ अटैच करना है, ये लाजमी करना है। अगर अपने अब्बू की अकाउंट यूज़ करना हो या अम्मी की अकाउंट, मतलब पेरेंट्स का, हाँ पेरेंट्स का अकाउंट करना, बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अपनी कर रहे हैं फिर तो ज़रूरत नहीं, तो ज़रूरत आप तो अपनी सिंपल बैंक स्टेटमेंट निकालें और जमा कर लें। अच्छा, ये भी बता दें, जब आप एम्बेसी जा रहे थे, आपने क्या क्या चीज़ें सबमिट की थी एम्बेसी में? अच्छा, मैंने एम्बेसी में सबमिट की थी जब मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट आपको एक चीज़ यार, सॉरी मैं थोड़ा इसको दोबारा से वो कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो लोग, दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, जो लोग स्लोवेनिया आना चाहते हैं जी, पाकिस्तान में स्लोवेनियन एम्बेसी नहीं है जी बिल्कुल, ठीक है। पाकिस्तान में स्लोवेनियन जो लोग टूरिस्ट पे आना चाहते हैं स्लोवेनिया, जर्मन एम्बेसी डील करता है सिर्फ टूरिस्ट और विजिट वीज़ा के लिए। आई थिंक बिजनेस वीज़ा के लिए भी वो डील करते हैं। आपका स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली रियूनियन वीज़ा, और इसके अलावा ये 2 मुझे याद हैं, स्टूडेंट और फैमिली रियूनियन जो वीज़ा होता है उसके लिए आपको स्लोवेनियन एम्बेसी ही जाना पड़ता है, ठीक है, आपको वहाँ जाना होता है। और स्लोवेनियन एम्बेसी है आपकी अबू धाबी में, ईरान में है और टर्की में है। ज़्यादातर जो पाकिस्तान के लिए जो स्लोवेनियन एम्बेसी रिकग्नाइज है वो है ईरान की। बिल्कुल। वो यहाँ पे भी कहते हैं कि आप ईरान से आप जी, एडमिशन सेक्शन वाले जो हैं वो भी कहते हैं कि आप ईरान में जो एम्बेसी है स्लोवेनिया की, आप उनसे वो कर ले। पाकिस्तान की जितनी भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वो स्टडी वीज़ा जो है वो ईरान की एम्बेसी है, वो करते हैं उनके लिए, यानी प्रोसेस मशवरा देते हैं उनका, वो प्रोसेस वो करते हैं। अब आप कंटिन्यू इंडिया में भी ना जाए क्योंकि वहाँ पे थोड़े से मसला चल रहे हैं ना। इंडिया में तो यार वो मेरे ख्याल से थोड़ा, जब मेरा केस था, जब मैं आ रहा था तो मेरा तो हुआ टर्की से हुआ। मैं ईरान 2 बार गया था अपने वीज़ा, क्योंकि मैं एज अ फैमिली मेम्बर आया हूँ यहाँ पे, तो मैं ईरान गया 2 बार। तो बीच में फिर वो जो कोरोना वायरस का इश्यूज़ आए थे तो ईरान के वीज़े मिल नहीं रहे थे, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली फिर तुर्की का वीज़ा मुझे लेना पड़ा।
वहाँ मैं गया था, वहाँ से मेरा वीज़ा प्रोसेस हुआ था। आप कंटिन्यू करें, आप क्या कह रहे थे? तो वीज़ा प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स आपने वो करने, वो एम्बेसी को ईमेल करके, ईरान में जो एम्बेसी है उनसे वो रिक्वायरमेंट्स आपने मांगने, वो आपको बता देंगे? बता देंगे आपको डिटेल के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने जब ईरान जाना होता है, उसके बाद, क्योंकि आप वो अपॉइंटमेंट आपको 2-3 दिन में देते हैं। ओके। हाँ, आपने मेरी तरह वो नहीं करने जिस तरह के मैंने जो इन्होंने मिस्टेक की किया, मैंने बैंक स्टेटमेंट की वजह से, वो आपने नहीं करनी। वो बैंक स्टेटमेंट आप बस तैयार रखें, ठीक है। अपॉइंटमेंट जल्दी मिलता है, तकरीबन मुझे पहला अपॉइंटमेंट जो मिला था वो 2 दिनों में मिला था। अच्छा, गुड। और जो दूसरा जो वीज़ा का अपॉइंटमेंट था, जो वीज़ा मिले रहा था, वो तो सुबह मैंने ईमेल किया और शाम को मुझे वो ईमेल आया कि आपका इस दिन वो अपॉइंटमेंट है, आप आ जाएं, अपना वीज़ा कार्ड जो है ले जाएं। अच्छा, ये बताएं, जब आप ईरान एम्बेसी गए फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट करने, जी बिल्कुल, वहाँ पे क्या प्रोसेस था? तो वहाँ पे तो इंटरव्यू उन्होंने लिया, एक फार्म भरवाया, फिंगरप्रिंट ले लिए, और फिंगरप्रिंट लिए और एक फॉर्म दिया, एक फॉर्म दिया, वो फिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू मुझसे लिया कि आप किस लिए जा रहे हैं। मैंने कहा स्टूडेंट्स स्टडी के लिए जा रहा हूँ। कितना टाइम वहाँ पे गुजारोगे? मैंने कहा बस 2 इयर्स मास्टर है, वो कर लूँगा। सही। तो वहाँ पे आपने ये नहीं कहना है कि मतलब है मैं वहाँ पे मास्टर कर रहा हूँ फिर वही ही रहूँगा। अच्छा, वो अगर आपसे ये कहते हैं स्टडी खत्म करने के बाद, हाँ, स्टडी खत्म करने के आपके क्या प्लान होंगे, ऐसा ही है? तो आपने कहना है कि बस मैं स्टडी कंप्लीट करके अपनी कंट्री जाऊंगा, अपनी कंट्री को सर्व करूंगा, उनके डेवलपमेंट के लिए वो करूंगा, कोशिश करूंगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा, अगर आपकी स्टडी यहाँ जहाँ तक मुझे पता है कंप्लीट हो जाए ना, जब आपको डिग्री मिल जाए, तो आपको स्टे बैक मिलता है सोनिया का 1 साल का। 1 साल का। तो उसके अंदर जो भी आपकी फील्ड है, आप उसमें जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आप वर्क परमिट के थ्रू फिर स्टे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर आई थिंक वर्क परमिट के थ्रू आप अगर 5 साल यहाँ स्टे करते हैं तो आपको PR के लिए आप एलिजिबल होते हो। अच्छा, ये जो आपने सबमिट किए डॉक्यूमेंट, फिर आप पाकिस्तान आ गए वापस? जी बिल्कुल। तो वो अच्छा, आपने एम्बेसी से ये पूछा था जो सबमिशन के बाद जो आपने सबमिट किया, तो कितने महीने बाद मुझे मेरा जो कार्ड होता है आपका, तो उन्होंने तो मुझे ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 3 महीने में आपका डिसीजन आ जाएगा। तो 3 महीने में मेरा डिसीजन आ गया। डिसीजन एम्बेसी से नहीं आया, डिसीजन डायरेक्ट प्रोना इनोता से, जो वीज़ा इशू करते हैं, जो स्लोवेनिया में है। अच्छा, उपराना नोता मैं आपको क्लियर कर दूं, बेसिकली स्लोवेनिया के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसे इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहते हैं, और इनकी लैंग्वेज में उसे कहते हैं उपराना नोता। जो भी प्रोसेसेस होते हैं स्टूडेंट्स के, जो कार्ड आने होते हैं, वो उपराना नोता डील कर रही होती है स्लोवेनिया के अंदर। वो भिजवाती है यहाँ से एम्बेसी, फिर एम्बेसी आपको थ्रू कॉल या ईमेल बताती है आपका कार्ड आ गया रेजिडेंस, आप आके पिक कर लें। और प्रोना इनोता के साथ जो है एम्बेसी ने मुझे लिंक करवाया था। हाँ, ओके। एम्बेसी ने आपसे कहा था कि यार ये ईमेल है या ये नंबर है, आप उन्होंने मुझे ईमेल अटैच हो जाए। बिल्कुल उनके साथ। तो मैंने बस एम्बेसी जो है वो दरमियान से निकल गई, मैं प्रोना इनोता से डायरेक्ट। अच्छा, जो उनका सोनी का लोकल डिपार्टमेंट, आप उनके साथ अटैच हो गए थे? जी बिल्कुल। तो वो सब कुछ वो मैं करता था। तो आपका जो डिसीजन आया, वो डिसीजन इस तरह आया कि प्रोना इनोता जो वीज़े इशू करते हैं जो स्लोवेनिया में, उनसे मुझे ईमेल आया कि आप वो कर लें, अपना जो है अपना सिग्नेचर कर लें। उन्होंने एक फार्म भेजा, उसी फार्म पे मैंने अपना नाम लिखा। अच्छा, आपने प्रिंट आउट निकलवाया? प्रिंट आउट निकाला, ठीक है। उसी पे अपने साइन किया डार्क पेन से, ब्लैक, ठीक है। वो फिर डीपली स्कैन किया, फिर दोबारा उनको भेजा। क्योंकि वो जो नाम आपका होता है और जो साइन किया होता है, वो आपके जो वीज़ा कार्ड बनता है ना, रेजिडेंट परमिट कार्ड, अच्छा, उस पे उन्होंने प्रिंट करना होता है। जी, एग्जैक्टली। तो बस ये भेज दें। लेकिन असल में अप्रैल में मसला ये हुआ कि ये यूक्रेन और रशिया की जो वॉर स्टार्ट हुई। हालांकि मेरा प्रोसेस तो बस लास्ट स्टेज पे था, जब उन्होंने ये पूछा कि आप सिग्नेचर अपना भेज दें, इसका मतलब कार्ड इशू कर ले। लेकिन इस वक्त यूक्रेन का मसला वो चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ है, आपको भी बिल्कुल आए थे, आपको भी पता है मेरे भाई। तो उसी वजह से मेरा थोड़ा वो डिले हो गया, मैं वेट करता रहा। लेकिन बाद में जब मैंने उनको कहा कि अक्टूबर में मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 2022 में, 2022 में, तो उन्होंने बस 15 दिन में मुझे वो कार्ड भेज दिया। ज़बरदस्त। तो आपको एम्बेसी से ईमेल आई थी या? एम्बेसी से भी ईमेल आई थी और प्रोना इनोता से भी आई कि आपका कार्ड इशू हमने कर दिया, आके आप पिक कर लें। बिल्कुल। फिर मैंने एम्बेसी को वो कर लिया कि मुझे आप अपॉइंटमेंट देते दोबारा, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट उनसे ज़रूर लेनी है, और अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी से अटेस्टेड लेनी है। एम्बेसी का स्टैंप उस पर लगा हो अपॉइंटमेंट का,
क्योंकि आपने उस एम्बेसी से आपने मांगना है अथॉरिटी लेटर, अपॉइंटमेंट का अथॉरिटी लेटर आपने मांगना है। अच्छा, अपने ओके। जब भी ईरान जाना हो हाँ, उस ओके। पे अपना स्टैंप होता है, क्योंकि उसी बेस पे आपको ईरान वीज़ा मिलेगा। क्योंकि अच्छा, अच्छा, ईरान अच्छा, की ये कुछ, इसलिए कह रहे हैं, हाँ, ओके, अब मैं क्योंकि समझा। ईरान के कुछ आमिर भाई हालात issues हैं, I know। कभी एम्बेसी बंद होते हैं, बंद होती कभी है। वो, लेकिन जब आपके पास अपॉइंटमेंट हो ना, तो अगर वहाँ पे जब ज़्यादा रश भी हो ना, तो आपको तकरीबन एक दिन में वो वीज़ा इशू कर देंगे। इशू कर देगा। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा हाँ। कि आप बगैर उसके जो ये कह रहे हैं कि आपके पास अथॉरिटी आनी चाहिए वहाँ से एम्बेसी एम्बेसी से, वो स्लोवेनिया लेके की आप एम्बेसी जाएंगे से, ताकि हाँ। ईरान को 100% कंफर्म हो, हाँ, ईरान अपने एम्बेसी को एम्बेसी से आपने मांगना है कि मुझे इस तरह वो कर ले जिस बेस पे मैं फ़ौरन मुझे ईरान का ईरान का वीज़ा वीज़ा मिल जाए। तो Correct। आपको जब वीज़ा मिल जाए ना ईरान का, तो आप ईरान जा सकते हैं। ये पंजाब साइड के इलाके, तकरीबन वो कराची साइड की, ये तो भाई बस भी जा सकते हैं। और ज़्यादातर के लोग जो हैं वो तो बाय एयर प्रेफर करते हैं। मैं भी प्रेफर करूंगा यार, बाय एयर बाय जाइए। एयर जाएँ, इंजॉय भी कर लें। यस, बिल्कुल, आप तेहरान हाँ। जाएं। तो जब आप तेहरान जाएँ तो तेहरान में होटल है, उनकी भी एक्सपेंसिव ज़रा बता आप दें। वो भी एक्सपेंसेस हाँ, बता दें, वो आपका कितना एक्सपेंसिव है, होता है। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ईरान में होटल जो है। ओके, लेकिन मैं एक इलाका बताता हूँ, मेन सिटी है तेहरान की, सादी जदीद। सादी वो जदीद। एड्रेस भी हम शेयर कर देंगे। ठीक है। सादी जदीद पे आपने जाना है, वहाँ पे होटल है छोटे छोटे, और बहुत एवरेज किस्म की वो खर्चे हैं। पर नाइट तकरीबन 1300 से 1600 तक, वो उसमें सारी फैसिलिटीज़ भी हैं और अमन जगह है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त पर है। डे बता सकते हैं आप आइडियली रहने जी। का, खाने पीने का, हाँ। एक दिन का ईरान में कितना खर्चा हुआ था आपका एक दिन का? यार ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में? हाँ, पाकिस्तानी रुपीस का 2000-2500। 2000 से लेके 2500 क्योंकि एक दिन का? या एक दिन का ये 1600 तकरीबन। कम रूम के बनते हैं, रूम में भी सारी फैसिलिटीज़, एसी, हीटर्स, पानी, सब कुछ, अटैच बाथरूम। हाँ, हाँ। और फिर दिन में फिर मैं तो घूमता बीता थोड़ा सा इधर उधर, और खाने पीने के भी तकरीबन, खाने पीने के ज़्यादा वहाँ तो तकरीबन ज़्यादा नहीं है है, नहीं। वो सस्ता है यार, हाँ, बहुत सस्ता सस्ते है, क्योंकि तकरीबन। मैं 2 बार जा चुका हूँ जी, मैं जी, खुद भी। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं एक इनसे अपना एक एक्सपीरियंस और भी चीज़ भी जी, शेयर आप बोलें। करना चाहता हूँ कि जब जाए ना, तो ईरान की करेंसीज जो है उन पे कुछ वीडियो देखनी है कि वहाँ पे आपने किस तरह चीज़ें लेनी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इधर उधर का वो करते हैं यार, पैसों में? पैसों में। अच्छा, तो आपने करेंसी समझनी है। अच्छा, मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ था यार। हाँ। मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था। तोमान जो है उनका, ऐसे ही हाँ, ना? तोमान है। तोमान, हम exactly। वो करते हैं, बात करते हैं रियाल की, वो बात करते हैं तोमान की। की, यस। हाँ, यस, ठीक यस, है। यस। तो वहाँ पे मैं सिंपली इसी पे समझा सकता हूँ कि वहाँ पे 5 लाख का नोट है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बड़ा नोट 5 लाख का, इससे बड़ा भी अभी निकला है, 5 लाख का नोट है। तो 5 लाख से एक सिफर हटा के 50,000 तोमान बनते हैं। ये 5 लाख जो है ये रियाल है। हाँ, हाँ, ओके। तो 5 लाख का नोट जो है, उसी नोट में ये सिफर हटा के वो बनता है 50,000 का नोट। ओके। तो आपकी जो ख़रीदो फरोख्त होगी वो तोमान में होगी, तोमान रियाल में होगी। नहीं होगी। अच्छा। तो आप जहाँ भी ख़रीदेंगे ना, तो वो तोमान में चीज़ें ख़रीदेंगे, ठीक है। जब आपसे वो मांगेंगे 50,000 तोमान, तो आपने 5 लाख का नोट देना है। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, हिसाब इस पे ओके। वीडियो मौजूद है। इस पे अच्छा, वीडियो YouTube में काफ़ी हाँ, ज़्यादा YouTube में वीडियो काफ़ी ज़्यादा है। होंगी वहाँ पे, पहले वो आपको help मिल समझना सकती है वहाँ। क्योंकि इस तरह ना हो कि आपसे कोई ज़्यादा पैसे ले। हाँ, exactly। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड्स की तरह कार्ड्स भी फ़रोख्त होते रहते हैं। अच्छा, वो भी ख़रीद ना लें, वो ना ख़रीदें, वो ना खरीदें। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी पैसे पे 30,000 पे वो ख़रीद लें वो कार्ड, ठीक है, और आपका आप एक हफ़्ता ईरान में गुजारें, उसमें तो पैसे होंगे, हाँ, बेहतर है कि आप तो कैश वहाँ पे हाँ एक्सचेंज आपके करें। पास सिर्फ कार्ड होगा। एग्जैक्टली, तो बेहतर यही है आप अपने बेहतर पास ये। कैश रखें। हाँ, कैश रखें। ज़बरदस्त। और पैसे एक्सचेंज होते हैं, होटलों में भी होते हैं, बास शॉप से भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने नहीं करनी है, समझ गया। ठीक है। होटल पे तो बिल्कुल वो नहीं करनी, एक्सचेंज नहीं करनी है। वहाँ पे मैं एक स्ट्रीट बताता हूँ, इस्तांबुल स्ट्रीट है, ठीक है, तेहरान में? तेहरान में इस्तांबुल स्ट्रीट में ये सारी करेंसीज़ की ख़रीदो फरोख्त होती है। ओके। हाँ, तो वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते एक्सचेंज कर सकते हैं। ले जाना क्या है, बेहतर है कि आप डॉलर ले जाएं, साथ अपने। साथ अपने डॉलर ले जाएं। पाकिस्तानी करेंसी भी वहाँ पे सस्ती वो होती है। मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बता दूँ। मैं जब तेहरान गया था तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। कोशिश करें पाकिस्तानी करेंसी ना लेके जाएं, बहुत इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे।
आपके पास अगर डॉलर्स है ना और यूरो हैं तो वो फ़ौरन आप एक्सचेंज कर सबसे सकते हैं, ज़्यादा- अदरवाइज आपको ढूंढना पड़ता है वहाँ पे एक्सचेंजर पाकिस्तानी रुपीस के हाँ, लिए। पाकिस्तानी रुपीस के लिए कम से कम डॉलर जो है वो ज़्यादा चलता है। हाँ, डॉलर और साथ ले जाए। डॉलर जो है वो एज़ कम्पेयर टू यूरो आमिर भाई उसकी वैल्यू भी ज़्यादा ज़्यादा है। हाँ, ये है। क्योंकि ईरान को डॉलर की ज़रूरत है और सही वो कह रहे हैं। जिस भी कीमत से वो ख़रीदना चाहते हैं उनको डॉलर की ज़रूरत है। तो डॉलर से आप वो डॉलर को ले जाएं। तकरीबन अगर बंदा वो ख़र्चे के लिए $200 ले जाएं तो ये काफ़ी है, इनफ बहुत ज़्यादा है। बहुत बच भी जाएंगे, बच भी जाएंगे बच भी जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तो ठहरना नहीं है आपने। ठहरना नहीं है। अपॉइंटमेंट मिसाल के तौर पे आपको 2 दिन की मिली है 2 दिन की तो आप 1 दिन पहले ही चले जाएंगे, बिल्कुल। ऐसा ही है। पहले चले जाएं, आप अगले दिन जाके अपना कार्ड रिसीव कर लें, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपने, हाँ। 3 दिन और रहे आप वापस आ वापस मेरे ख्याल से आपका 10,000 भी खर्चा इनफ है यार तकरीबन। पाकिस्तानी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने अगर तो आप 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। अगर आप वीक 10 दिन का प्लान कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लें 2,000 के हिसाब 2000 के से, हिसाब ऐसा ही है। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप 5 दिन का प्लान कर रहे हैं मेरे हिसाब से 10,000 इज़ मोर देन इनफ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल अब ज़बरदस्त। मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ, आपने अपना कार्ड ले लिया, जी, जी। मुझे याद है आपने कांटेक्ट बिल्कुल, किया, मैंने हाँ, कहा मुबारक बिल्कुल। हो भाई हाँ। आपको बहुत बहुत तो आप माशाल्लाह से आपने मेरे ख्याल से तेहरान से ही फ्लाइट बिल्कुल बिल्कुल आप टर्किश कर एयरलाइन सकते आपने हैं, ली? क्योंकि जब मैं तेहरान पे जा रहा था पाकिस्तान से, जब मैंने गया पाकिस्तान से तेहरान गया कार्ड लेने, तो मैंने एयरपोर्ट पे वहाँ से ये जो हमारे यहाँ जो FIA वाले होते हैं वहाँ पे इस तरह इनकी अपनी पुलिस है, उनसे मैंने पूछा कि सर मेरा कार्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्लोवेनिया के वीज़ा पड़ा हुआ है, वो रिसीव करना है वो मैंने। रिसीव जब मैं कर लूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ डायरेक्ट स्लोवेनिया, मुझे फिर आप लोगों वापस ने पाकिस्तान। भेजने हैं पाकिस्तान। उसने कहा नहीं, आप टिकट कर लें, वीज़ा आपके पास है तो वहाँ पे टिकट कर लें, इसका मतलब ये है कि कोई बिल्कुल। स्टूडेंट अगर ईरान से अपना कार्ड रिसीव करने रिसीव जा रहा कर है लें, तो बिल्कुल। बेहतर है ईरान से डायरेक्ट ईरान से, स्लोवेनिया आ जाए। क्योंकि हालात भी इस तरह चल रहे हैं कि पाकिस्तान के Exactly. कि बंदा करे कि जैसे भी हो निकले तो सामान फेंक के ईरान आए, और वहीं से कार्ड ईरान रिसीव से करे कार्ड और रिसीव डायरेक्ट। करे। दूसरी बात बड़ी ये है कि ईरान में टिकटें भी सस्ती है हाँ हाँ, एज कम्पेयर एज़ पाकिस्तान कम्पेयर टू पाकिस्तान, पॉइंट। क्योंकि पाकिस्तान से मुझे ईरान का जो टिकट मिला वो 1,36,000 का मिला, वन वे ना, वन वे। अच्छा आप ईरान और से, हाँ, ओके। और स्लोवेनिया का मुझे टिकट जो मिला वो तकरीबन मुझे 76,000 का मिला पाकिस्तानी रुपीस जबरदस्त यार। अच्छा आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान से ईरान का 1,76,000 में। 1,36,000 36,000 पाकिस्तान से ईरान का 1,36,000 One way? वन वे, अनबिलीवेबल। तो बहुत महंगे हैं। हाँ ठीक है, हमारे पेशावर में तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा महंगे। महंगे होंगे। और ईरान से स्लोवेनिया वो 76,000 का मिला। हाँ हाँ। अच्छा चलें मैं आगे, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अब मेन पॉइंट यार, स्टूडेंट यहाँ पहुँच गए, जी बिल्कुल पहुँच गए। मुझे सबसे ज़्यादा इंडिया से स्पेशली, पाकिस्तान से बहुत कम आते हैं क्योंकि मेरी फ़र्स्ट वीडियो ये अपलोड होगी पाकिस्तानी स्टूडेंट इन स्लोवेनिया। तो लोगों को यार सबसे ज़्यादा टेंशन पता है क्या होती है हाँ जॉब कि स्लोवेनिया पहुंचते ही हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हम इजीली बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये अब बहुत ज़बरदस्त पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, ये ज़रा आप एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा, मैं तो आमिर भाई पहले जब यहाँ पे पहुँचा 2 नवंबर अच्छा, यहाँ पे, पहुँचने के बाद जी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉब Important करने से चीज़ है। पहले बिल्कुल जो इनको सबसे करनी है? पहले आपने ये करनी है कि तकरीबन जितना जल्दी हो सके आपने यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आपने अपना कार्ड लेना है, स्टूडेंट कार्ड जो होता है ना, ओके, वहाँ पे लेना है। ठीक है। तो वो जब आप ले लें तो उसी बेस पे आप हर जगह जा सकते हैं, ठीक है। यानी पहली जगह जो है स्टूडेंट्स ई सर्विसेज, अच्छा, स्टूडेंट सर्विसेज, स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज़ हैं। सही, तो आपने पहले वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री ऑफ कास्ट है, ओके, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी में एक बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एक टाइम का खाना जो है वो फ्री मिलता है, ज़बरदस्त, ठीक है। उनने स्पेसिफिक कैफ़ेज हैं, होटल है, उसमें आप खाना खा सकते हैं फ्री ऑफ सही। कास्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मैं थोड़ा सा अच्छा खाना चाहता हूँ बिल्कुल, तो आप वो कर लें, वही एप्लीकेशन यूज़ कर लें। तो जब 4 यूरो का खाना हो, 5 यूरो का खाना हो, तकरीबन आपको 1.50 या अच्छा ज़बरदस्त। 2 यूरो का मिलता है, ये तकरीबन। वो जो कॉपन आप यूज़ करते हाँ हैं, वो स्टूडेंट यूज़ कॉपन्स करते मिलते हैं। हैं 22 खाने एक महीने में होते हैं, मतलब 22 आप यूटिलाइज कर 22 सकते हैं। यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त, आप जो है ना दोपहर का खाना खा लिया है तो 4 घंटे के बाद, मतलब है आप कहते हैं कि रात का खाना भी मैं खाता, तो रात का भी आप खा सकते हैं। ज़बरदस्त, एक महीने में 22 खाने होते हैं। वेरी गुड। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टूडेंट लाइफ में बचत
बचत, सबसे हाँ, बड़ी आपके चीज़। आपके खर्चा इतना तो ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, अगर आप खुद पकाएं तो यूनिवर्सिटी से आना पड़ेगा, हॉस्टल वहाँ पे पकाना पड़ेगा, फिर जॉब पे जाना पड़ेगा। नहीं, बस आप उधर एटलीस्ट ही ये खाओ। टेंशन ये क्लियर है टेंशन स्टूडेंट्स के क्लियर है, लिए। एक टाइम का बिल्कुल, ये कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद और आप आ जॉब जाएं। जो है इसके बाद ये आपने कर ली, इसके बाद जो है वो जॉब की बात पे आते हैं। जॉब से पहले भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना यहाँ पे? जॉब, हाँ बिल्कुल, जॉब के दो लिए तीन चीज़ें, आई थिंक बिल्कुल टैक्स नंबर है, बैंक टैक्स अकाउंट नंबर है। है, बिल्कुल वो टैक्स नंबर है, आपने लेना है, ठीक है। वो फाइनेंशियल का अपना वो ऑफिस है, उसी पे जाना है, ठीक है। तो आपको टैक्स जो है ना वो टैक्स Issue नंबर करेंगे वो इशू आपको। करेंगे, सही। ठीक है। वो आपने लिया, उसके बाद जो है अच्छी है, उसी टैक्स नंबर पे आप बैंक अकाउंट खोलें, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें ना हो तो जॉब नहीं कर नहीं, सकते ना जॉब आप यहाँ नहीं कर सकते, वो ज़रूरी है, पे। वो ज़रूरी है। वो बिल्कुल ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है वो। तो उसके बाद जो है आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। तो आप आराम के साथ जॉब पे वो कर सकते हैं, जा सकते हैं। जॉब का जो है प्रोसेस है, ये तो मैंने 1 महीना ये रजिस्ट्रेशन की, उस पर गुजारे। अच्छा, इससे एक और बात बहुत ज़रूरी है कि आपने जब भी पहुंचना है तो अपने डिपार्टमेंट की जो हेड होती है उसको आपने कहना है कि पुराना इनोता से मुझे अपॉइंटमेंट ले लें मेरे लिए। मैं अपना जो है जहाँ पे मैं रहता हूँ, एड्रेस रजिस्ट्रेशन। एड्रेस, वो एड्रेस रजिस्ट्रेशन में करना हाँ हाँ हाँ, ओके। ठीक है। तो आपने पुराना इनोता से वो आपके लिए अपॉइंटमेंट लेंगी, ठीक है। वो आप जाकर वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है, कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है आपको, वो टैक्स नंबर के लिए आप टैक्स जब नंबर जाते हैं के अप्लाई लिए, करते जी, हैं, जी, बिल्कुल। वो आपको वो सबमिट करना होता है, वो सबमिट करना डॉक्यूमेंट जो आपका पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट होता जी, है। बिल्कुल। इसी तरह सेम बैंक्स, जब आप बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे, हाँ, बिल्कुल। वहाँ टैक्स नंबर टैक्स और ये जो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन है एड्रेस, ये जमा करना होता है। बिल्कुल। ओके। इसके बाद इस सबसे एक और पॉइंट भी नोट करनी चाहिए आमिर भाई, कि जब पुराना इनोता से आपका वीज़ा जो है वो कहेंगे कि आपका वीज़ा रेडी है, आप हमें बुकिंग भेज दें, रूम बुकिंग जो होती अच्छा है। अच्छा, वो हाँ, पहले से। अच्छा, हाँ, ये तो होता है ना, ये तो ये भी वो visitor बात करें visa- जब आप पाकिस्तान में वीज़ा आप कार्ड रिसीव कर कार्ड लेंगे। रिसीव कर लेंगे। कार्ड रिसीव करने से पहले आपने इनको बुकिंग भेजनी है, वो बुकिंग आपने booking.com से करवानी है, अच्छा, आप वहाँ- किसी से ओके। भी नहीं करनी है, आप ठीक खुद है। का- क्या आप, हाँ, आप खुद कर सकते हैं, booking.com से कर सकते हैं। अच्छा, वो For कितने दिन की example- करवा लें एग्जाम्पल? 15 दिन मैंने किया था। अच्छा, 15 दिन। हालांकि वो एक्सपायर भी हो गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ, तो वो एक्सपायर भी हो गया, ठीक है। 15 दिन का मैंने किया था, लेकिन वीज़े के जो है वो थोड़ा उस पर टाइम मैं अपॉइंटमेंट मुझे लेट मिल गया, क्योंकि ईरान के वीज़े भी नहीं मिल रहे थे, समझ गया। जो इश्यूज चल रहे थे वहाँ इश्यूज पे। चल रहे थे। तो वो एक्सपायर हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे वो जो एम्बेसी से जो है वीज़ा मिल गया। ज़बरदस्त। तो वो भी कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जी। अच्छा, वो जॉब पे आप कंटिन्यू कर रहे थे, जी। जॉब का ज़रा एक्सपीरियंस तो बताएं। जॉब की जो है, जॉब की 1 महीना तो मैंने रजिस्ट्रेशन और ये टैक्स नंबर, इस बैंक पे मैंने अकाउंट सब गुजारा। चीज़ों में, ठीक है। हाँ, और ई स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ई सर्विस जो है, इसी पे आपको जॉब भी मिल सकती है, इसी एप्लीकेशन बेस पे, सही। ठीक है। इसमें आपको आपकी ईमेल पे अपनी जो वो डाला होता है ना, आपके मुताबिक जो आपकी चॉइस होती है जॉब की, हाँ, वो आपने डालनी वहाँ पे वो प्रोफाइल बनाना पड़ता है, उसी बेस पे आपको जॉब की ईमेल आएगी। फिर उसी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है। ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने तकरीबन किया, ये प्रोसेस भी करता रहा और जॉब के लिए भी एप्लीकेशन देता रहा। बाहर जॉब के लिए नहीं गया हूँ मैं कि मैंने जॉब ढूंढा। अच्छा, 2 दफ़ा गया हूँ। आप 2 दफ़ा गए? एक दफ़ा गया हूँ, हाँ बिल्कुल। एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो हमारे साथ बंदे हैं, हम आपका मोबाइल नंबर दे दें, हम आपको कॉल करेंगे। सही। दूसरी दफ़ा बस निकला, मैंने सोचा चलो चलते हैं जॉब ढूंढते, तो वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा इट्स ओके, यू कैन कम। ज़बरदस्त। तो बस 2 दफ़ा मैं निकला वो जॉब के लिए। अच्छा, जॉब का मैं आपको फिर क्लियर कर कोई दूं। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल। स्टूडेंट हैं, आपको हाँ, प्रैक्टिकल कोई बता रहे मसला हैं, नहीं है ट्रस्ट मी। जॉब का। जब आपको बहुत ज़बरदस्त जॉब मिल सकती है, अच्छी अब जॉब ये मिल मुझे सकती है। बताएं, हाँ, एक्सपेंस कितना है आपका? सच सच बताएं। एक्सपेंस जो है वो तो नहीं है। मैं जो हम रूम में 2 बंद हैं। सही। रूम एक्सपेंस भी बताएं इनको, जो खाने पीने का अगर आप हाँ, खुद बिल्कुल, पकाते हैं उसमें कितना बिल्कुल, एक्सपेंस आता है आपका? खुद तो कोई वो खर्चा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर खर्चा होना तो 100 यूरो, ये 100 यूरो हाँ, आप इजीली अगर आप खुद पकाएं, खुद पका रहे हैं तो आराम से आप खा पी सकते हैं, हाँ, मज़े के साथ। क्योंकि हम एशिया वाले तो वो तो खुद Exactly, पकाना इतना। वो कहते हैं, आटा भी है, सब चीज़ें हैं बिल्कुल घर वाले की तरह आटा है। यस। तो वो खाने पीने का खर्चा इतना नहीं है। रूम रेंट जो है वो
तकरीबन 240 यूरो हम पे करते हैं। असल में रूम जो है वो 4 बंदों का है, लेकिन वो हमने 6 बंदों का है, हमने लिया है 2 बंदों का। अच्छा, इसलिए आपको थोड़ा हाँ, महंगा थोड़ा पड़ रहा महंगा है 240 है, लेकिन जब बंदे वो आएंगे तो जो ओनर होता है ना वो आपको कहेंगे कि हम आपका रेंट इसका मतलब रूम अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हो 100 यूरो से लेके 200 के दरमियान आपको इजीली, ऐसे ही है ना? 150 से 200 तक, बहुत ज़बरदस्त। तो अगर मैं इसमें बिजली बिल, वाईफाई, सब चीज़ें इंक्लूडेड है। बिल्कुल सब कुछ इंक्लूडेड, ज़बरदस्त। सब कुछ है। ये कपड़े धोना सब कुछ इसमें, मशीन सब कुछ है वगैरह। अच्छा, अब ये भी बता दें आप कितने आवर्स जॉब करते हैं आपको कितने मैं यहाँ आवर्स पे तो फ़िलहाल मैंने स्टार्ट किया है 6 आवर। पर आवर 6 कितने मिलते हैं आपको? पर आवर मुझे तकरीबन मिलती है। अभी तो इनका अपना एक लॉ है, 6 महीने के लिए आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, 37% 37% है। हाँ, अभी मुझे वो दे रहे हैं तकरीबन 5.35 आपके तकरीबन 9 से लेके 1000 के दरमियान बन जाते हैं इतने monthly। बन जाते हैं। अब मुझे जॉब बताएं, भी मैं 6 घंटे करता जॉब हूँ। भी 6 घंटे कर रहे हैं जब आपको 6 अगर महीने गुजर जाए आपके, तो वो टैक्स डिक्रीज 37 से डिक्रीज होके 16 पे आ जाता है। 16 पे आ जाता है। 20 के दरमियान 16 से लेके तो 20 ये के। तकरीबन 820 क्रॉस कर जाता है, ये 920 क्रॉस कर जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, जो भी नया स्टूडेंट जैसे यहाँ आए हैं तो 6 महीने बाद ये अपने टैक्स रेजिडेंट अप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 हाँ महीने के बाद। बिल्कुल, हाँ वो 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद जब आप टैक्स रेजिडेंट अप्लाई कर लेते हैं हाँ। तो 2 महीने के बाद आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो आपका टैक्स जो है ना वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, 37 से बिल्कुल। 16 से 20 के दरमियान आ जाता है। तो आपकी वो जो अकाउंट आपको पर मंथ पैसे आते हैं ना, वो इंक्रीज हो जाता है, वो increase हो क्योंकि जाता है। टैक्स कम हो जाता है। अब ये बताएं, अगर आपके पास 1000 यूरो आते हैं महीना, जी, जी, आपका बिल्कुल। एक्सपेंस कितना होता है तो उसमें? आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लेना तो बहुत वो कर लें, खाना खर्चे कर पीना, लें, हाँ बिल्कुल। तो 500 यूरो आपके वो हो जाते हैं। 500 यूरो आपका खर्चा, 500 फिर भी आप इजीली इजीली बचा लेते हैं। बचा लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी चीज़ तो ये बोनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो मिल रहा है, खाना मिल रहा है, इसको बोनी कहते हैं। ये आपको फ्री मिलता है, एक टाइम का खाना तो आपका फ्री है, तो नाश्ता है। और अच्छा, मैं बस आपको एक चीज़ रात यहाँ का एक मैं खाना, क्लियर कर दूँ, डिनर है। आप यहाँ 1000 यूरो से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। मैं एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को जानता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं वोल्ट में और ग्लोवो में। तो वो मैंने खुद देखा है वो। तो आप 15 दिन में आप इजीली 1000 यूरो, मतलब महीने में 2 से 2500 भी आप कमा सकते हो उसमें, ठीक है। ये जो जॉब बता रहे हैं इसमें तो फिक्स आपके आवर्स होते हैं, ठीक है, और आपको क्या कहते हैं पर आवर आपको मिलते हैं, आप फिक्स होते 6 हैं, घंटे से ज़्यादा भी कर सकते हैं। कर सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। तो जो डिलीवरी की जॉब है उसमें आपको डिलीवरी के जो स्टूडेंट रेट है 2.7 मिलते हैं आपको पर डिलीवरी जब आप डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से 1 आवर में वो 10 यूरो भी बना लेते हैं, 9 यूरो भी बना लेते हैं, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई करें, आप जितने आवर्स काम करेंगे तो उतने आपके पैसे मिल जाते हैं आराम से। लेकिन मैं इनको एक और बात इनको जहन नशीन करनी चाहिए आमिर भाई कि इनकी जब एडमिशन हो जाए ना, एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, तो आपको इनको जो होमवर्क, जो असाइनमेंट वो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं, ये इनरोल हो जाते हैं। इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिजिटल आईडी जो है ना इशू होती है, वो इशू होती है, उसी पे उनका सारा प्रोफाइल होता है। सही। प्रोफेसर जो भी चीज़ अपलोड करती हैं, जो भी होमवर्क अपलोड करती है, वो इसी पे वो देख सकते हैं। सही। वो एक्सपीरियंस करके बंदा वो समझ सकते हैं। वो पाकिस्तान में ही कर लिया करें, क्योंकि यहाँ आके आप पे फिर बोझ नहीं होगा। अच्छा, होमवर्क वगैरह असाइनमेंट जितने भी वो देते हैं ना, अगर 3 महीने का पहले असाइनमेंट भी हो, वो अगर आप अभी कर सकते हैं, क्विज होते हैं, वो अभी से कर अच्छा, अच्छी बात। आप ये कहना चाह रहे हैं जब तक आपका प्रोसेस भी चल रहा है, प्रोसेस भी चल रहा वीज़ा है, वगैरह का, तो आप साथ साथ वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ओके, वो acceptance बर्डन नहीं letter होता है, बर्डन नहीं होता। यस, ठीक है। तो ये जितने भी असाइनमेंट और होमवर्क हैं, ये बोनस पॉइंट्स हैं। हाँ हाँ, ओके, बोनस पॉइंट है। ग्रेट, तो ज़बरदस्त। ये पेपर तो अलहदा देने पड़ते हैं, एग्ज़ाम पेपर जो है वो अलहदा देने पड़ते हैं। हाँ हाँ, ज़बरदस्त। चलें यार, ये रही आज की वीडियो। आई बिलीव आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी शफ़क़तुल्लाह भाई से। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। शफ़क़तुल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। और मैं डिस्क्रिप्शन में शफ़क़तुल्लाह भाई का जो इंस्टाग्राम है वो मैं मेंशन करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम तो ऑलरेडी होगा, उसमें जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं या जिनका ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, अगर उनको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे।
और जो लोग न्यू स्टूडेंट प्रोसेस करना चाह रहे हैं न्यू एप्लीकेशन वीज़ा फ्रॉम का द कोई बिगिनिंग, मसला नहीं है, वीज़ा कंफर्म है आने वाला। जब आपका इसका मतलब एक्सेप्टेंस बिल्कुल। लेटर आ जाए, एनरोलमेंट लेटर, जो एम्बेसी जो कहती है ना कि अब डिसीजन होगा तो उससे आपने घबराना नहीं है, तो वीज़ा आपको मिलना ही है एट द एंड। हाँ बिल्कुल, वो एक चीज़ मैं 3-4 ज़रूर कहूँ, रिक्वायरमेंट्स हैं वो Exactly. कंप्लीट करें। थोड़ा वो सा आसान है, पैशन ज़रूर रखिएगा, कभी कभी थोड़ा सा टाइम हाँ। कंज्यूमिंग होता है। Consuming। मेरे पास इंडिया से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर हमें 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब तक जी। एम्बेसी की तरफ से कोई रेजिडेंस क्या कहते हैं कार्ड की कोई ईमेल वगैरह नहीं आई, तो वो आ जाती है। थोड़ा सा पैशंस रखें। इनको मेरे ख्याल से कितना आपको जब आपने फर्स्ट टाइम प्रोसेस स्टार्ट किया जी जी बिल्कुल, और एंड तक एक्सेप्टेंस तक कितना, 1 साल से ज़्यादा लग गया था? नहीं वो तो तकरीबन अच्छा, वो तो आपके कार्ड में आपको वो हो गया था। असल में मैं डिले हुआ था, आपकी तरफ से डिले असल हुआ में था। मैं डिले हुआ था तकरीबन 2-3 महीने, तो मैं खुद डिले हुआ था क्योंकि मैंने वो बैंक स्टेटमेंट का वो उस चक्कर में उस चक्कर में exactly। वैसे तो मेरा वीज़ा तकरीबन 4 महीने में कंफर्म हो सकता है, क्योंकि मैं डिले हुआ, ठीक है। तो डिले की वजह से इनका तो अपना प्रोना इनोता का 3 मास का प्रोसेस होता है। हाँ ओके। जब मेरे वो 3 मास पूरे होने वाले थे तो इधर यूक्रेन का मसला चल गया, ठीक है। तो यूक्रेन के मसले की वजह से मेरा वो डिले हुआ। अगर मैं सितंबर में या अक्टूबर में मैं इंटरव्यू देता अपॉइंटमेंट लेता, वो वीज़ा का इंटरव्यू देता, तो तकरीबन आसानी के साथ मुझे अप्रैल में वो रेजिडेंट पर मिल जाता, अप्रैल से पहले भी मिल जाता। ग्रेट। लेकिन मैंने गलती की, 3 महीने मैंने डिले किया, उसी के बाद 3 महीने तो इनके अपने प्रोसेस। अच्छा, 6 महीने तो वही हो गए। वो हो गए एग्जैक्टली। फिर वार आ गया, Yes, फिर 3-4 yes, महीने yes. उसी में। लेकिन फिर भी जब मैंने इनको कहा कि सर मेरी वो चल रही है, स्टडी चल रही है, अक्टूबर से क्लासेस है, टाइम मेरा बहुत कंज्यूम हुआ है, तो उन्होंने बस 15 दिन में फिर इशू कर दिया। इसका मतलब एक्सेप्ट एनरोलमेंट लेटर के बाद जी, बिल्कुल। 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको आपका रेजिडेंस ज़बरदस्त कार्ड मिल जाता मिल है, जाता ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। तो चलें, फिर होगी आप लोगों से मुलाकात एक नई वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। बाय।